नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। राजधानी लखनऊ की यूपी प्रेस क्लब में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरीके से नगीना की जनता ने मुझे सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचा है और अभी कुछ दिन पहले हुए महाराजगंज चुनाव में 80,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिले थे। हमारी तैयारी पूरे 403 विधानसभा सीटों पर है और हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, बढ़ती हुई बिजली की दरों, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, बहन बेटियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के ये सत्ता परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे, जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमें विश्वास है कि हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे और हम सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर अस्थि कलश को विधानसभा के सामने से स्थानांतरित करने के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब का अस्थि कलश करोड़ बहुजन समाज के लोगों की आस्था का भवन है, उसका परिवर्तन नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, शुरू करिए। अच्छा, ठीक। कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के लोग शामिल है उसमें। सरकार के लोग शामिल ना होते तो कार्रवाई हो जाती। विपक्ष का तो कोई हो जाता तो बुलडोजर जाता, आपको नहीं पता। मुख्यमंत्री नाम पढ़ते हैं, धर्म बताते हैं, आपको नहीं देखा, आपने देखा, विधानसभा बताते हैं। अगर कोई एक आरोपी हो जाता तो स्पष्ट ये है कि कहीं ना कहीं सारे पेपर लीकों के तार और राजस्थान से जो तार मिले लीक में कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है या नेता है? भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ, ये 80-90 पेपर नहीं है, ये करोड़ों, 2 करोड़ से ज्यादा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जिम्मेदारी सरकार की थी। किसी और के ऊपर इसकी जवाब देना टूटी जाए और जवाबदेही सरकार को देने की सरकार बताती। नाम से जाना जाता था, योगी जी ने जैसे इसको संभाला है, लॉ एंड ऑर्डर को पूरे भारत के लिए मिसाल। अभी हाईकोर्ट के आदेश पे माफियाओं की एक लिस्ट जारी हुई है, वो जरा आप राजनाथ सिंह जी को भी दिखा देना और मुख्यमंत्री जी को भी दिखा देना, तो आपको पता लग जाएगा कि माफिया है या चले गए। और ये जो हत्याएं, बच्चों को बांध बांध के पेट पे लटकाया जा रहा है, और ये जो अभी कानून व्यवस्था पे मेट्रो सिटी नोएडा और गाजियाबाद में जो हत्या हुई वो तमाचा है। इसका जवाब भी आप पूछ लेना जब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। सर, नीट का जो एग्जाम हो रहा है, इसके जो एग्जाम पेपर्स है, ये एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी गई है एग्जाम सेंटर से पहुंचाने की। तो ऐसे में जो NTA एजेंसी है वो और दूसरे जिम्मेदार है, उनको कैसे देखें? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? और मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी अपने मन में सोच के देखिएगा कि ठीक है आप री एग्जाम करा दो, लेकिन जो तकलीफ उठानी पड़ी है नौजवानों को, उनके मन में जो माहौल बना है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वो जो मानसिक आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप जिम्मेदारी लेके उनके पेपर का खर्चा आप उठाएंगे, उनके रुकने का खर्चा आप उठाएंगे, उनके परिवहन का खर्चा आप उठाएंगे, उनके खाने की रहने की व्यवस्था आप करेंगे। वो तो कर चुके, वो क्या यहाँ का नौजवान व्यापारी उत्तर बहुत मजबूत हो गया। आपने तो व्यापारी भी छोड़े, मेरठ में आपने क्या किया? दुकानें उजाड़ दी। मैं पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको जो मानसिक नुकसान, उसकी पूर्ति कैसे करेगी सरकार? मैं यही कह रहा हूं, जिन्होंने सुसाइड किया, क्या उनको वापस ला सकती है सरकार री एग्जाम करा के? और पता नहीं था कि इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में मैं, आप मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो, पता नहीं आप चला पाओगे। आज मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं मेडिकल एग्जाम, MBBS और MD की पढ़ाई मुक्त कर देता देश में। बनाइए आप जितने डॉक्टर बना सकते, 1 रुपए में बनेगा डॉक्टर। क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्या दिक्कत है सरकार को? सिर्फ इसलिए कि बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज है उनको जो है एडमिशन मिल जाए, क्या दिक्कत है? आप रोजगार देना नहीं दे रहे ना, आप पढ़ाई मुक्त कर दीजिए, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुक्त कर दीजिए, आप LLB की पढ़ाई मुक्त कर दीजिए, आप आर्टिस्ट, मास कम्युनिकेशन पढ़ाई मुक्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? रिसर्च जितने भी है उनको मुक्त कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पढ़ाई मुनाफा, हर चीज में मुनाफा चाहिए, एजुकेशन में मुनाफा क्यों ले रहे हो? घोड़ी से उतारा जा रहा है, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज है। लखनऊ जैसी जगह पे घटनाएं हो रही है तो यमराज छुट्टी में है क्या मुख्यमंत्री जी की? कैसा मजाक बना के रख दिया। मैं आपसे गारंटी के तौर पे कहता हूं, पत्रकार बहनें भी निकल के नहीं जा सकती 12:30 बजे या 12 बजे, ऐसा माहौल नहीं है लखनऊ में। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। और उसमें आरोपी चाहे वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी को, सब पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारे यहाँ एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई सहारनपुर में, और आपने खबर देखी होगी, पोस्को में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आरोपी के समर्थन में हजारों लोग एसएसपी के आवास पे चले गए, एसएसपी कार्यालय में, और नारे लगा रहे हैं एक संगठन के खिलाफ। सच ये है, वो एक संगठन के खिलाफ नहीं, वो न्याय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनको क्या कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? क्या पुलिस झूठे मुकदमे लिख रही है? क्या उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है? लेकिन 10 साल की बच्ची के साथ अगर छेड़खानी हुई है, वो बच्ची चीख चीख के कह रही है, तो वो बाधा क्यों बन रहे हैं? ये जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार, इस पर मैं आपसे बात रख चुका हूँ। महिला सुरक्षा पर मैं आपसे बात रख चुका हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम महिलाओं को उड़ने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण नहीं दे पा रहे हैं? ये सरकार का फेलियर है। इसलिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पर्यावरण और प्रदूषण और जल संकट, ये भी हमारे सामने। क्या उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है? तो जवाब है नहीं। क्या सब लोग बिस्लेरी का या तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पानी है वो पी सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो, दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा वहां किस तरह का जीवन लोग यापन कर रहे हैं, वो किससे छिपा हुआ नहीं। इसलिए इसके अतिरिक्त भी लगभग 32-33 ऐसे विषय हैं जिनको हमने अपने कैडर के द्वारा चिन्हित किया है और जिनको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे। और आप समझिए, बड़ी भयंकर गर्मी, लेकिन तमिलनाडु के रिजल्ट के बाद हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महासचिव जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी, प्रदेश कमेटी के साथी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, विधानसभा सेक्टर बूथ के पदाधिकारी, भाईचारा कमेटी, मिशन 78, अधिवक्ता मोर्चा के साथी इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा कब शुरू हो, वो अपना जोर दिखा सकें, वो गांव-गांव जाके लोगों तक अपनी बात रख सकें, इस सरकार की खामियां बता सकें। और इसलिए तो उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है। जैसे महिलाओं को आपने दिया है, मैं तो अकेला ऐसा सांसद था जिसने डिमांड की कि 50% देना चाहिए। आधी आबादी को 33% क्यों? झगड़ा क्यों करा रहे हो? संख्या के आधार पर दो उनको, आधी आबादी तो 50% दो। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला है कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध किया विपक्ष ने। सच ये है कि हम प्रिंसिपल बिल का विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है 33% 2023 में। मैं तो मांग कर रहा था कि 50% देना चाहिए। उनमें अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमान को, जैन को, सिख को, सबको, महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला। युवा बेरोजगारी और पेपर लीक का संकट मैं स्पष्ट फिर कर रहा हूं। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा, सुसाइड तक कर रहा है। वो कैसे कैसे अपने माता पिता से कर्ज, उनके माता पिता लेके, जमीन बेच के, घर गिरवी रख के उनको पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है? रोजगार कहाँ है? ना के बराबर नौकरी रोजगार है, और जितना सरकारी सिस्टम था उसको प्राइवेट कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं मानता हूं कि बेरोजगार युवाओं को सुना जाना चाहिए, वरना तो जैसे 6-7 दिन में 20 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी बन जाती है। यदि ये नौजवान सड़कों पे आ गया तो सरकार पे संभलेगा नहीं। बताना चाहता हूँ नौजवान होने के नाते, और अभी तो क्योंकि मुझे रोजगार मिल गया, 5 साल के रोजगार पे मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि नौजवानों को रोजगार मिलना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा के उनके माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों के, बच्चों के, भाइयों के, माता पिता के सपने उनसे जुड़े रहे। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम ओपीएस लेके आएंगे और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू करेंगे, लेकिन जब से खुद आए हैं तब से एनपीएस की बात कर रहे हैं, वो भी इतने आंदोलन के बाद। हम ओपीएस की गारंटी देंगे और उसको लागू कराएंगे। किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर और जो छुट्टा पशु हैं उनके द्वारा जिस तरह का जो है हमला उनकी फसलों पे हो रहा है, इन दोनों पे सशक्त कानून बने और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले उनके हर फसल पे। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ साथ महंगाई
और बढ़ती बिजली दरें, ये तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ आते आते तो देखिए 10% की वृद्धि हो गई। एक तरफ महंगाई की मार वैश्विक स्तर पर जो चल रहा है, सरकार ने चुनाव लड़ा, आज पेट्रोल डीजल के प्राइस में 8-10 रुपए की वृद्धि होगी। जेब किसकी कट रही है? जनता की या मंत्रियों की? जनता की। तो हम जनता के नुमाइंदे हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं कि महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए और बिजली दरें कम करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और जो आरक्षण से लेके उनके अधिकार है उनका सर्जन होना बहुत आवश्यक है। कितना बैकलॉग भारी अभी जो है खाली पड़ा हुआ, सरकार क्यों नहीं बैकलॉग भर रही है? बैकलॉग भरेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। क्यों चुनाव के समय भर्ती आती है और कितने पेपरों के जो है कितनी भर्ती के नाम पे कितने ही लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं? कैसे? पेपर आता तो फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म में जो फीस होती है और फिर सेंटर कहीं के कहीं रखते हैं और फिर जो है पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसका हिसाब कौन देगा उनकी मेहनत का? इसलिए मैं दोबारा दोहराऊं, नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूं। इसलिए मेरी मांग है और हम इसको लागू करेंगे। पावर में आने के बाद हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जागरूक करने के लिए युवाओं को कि पेपर अगर आप कराते तो कोई पैसा न ली युवाओं से, आप दे तो रहे नहीं और पैसा जरूर लेते हैं उनसे। उसके बाद सेंटर लगाएं तो आप सुरक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगाएं, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा सकते तो पड़ोसी जिले में लगाएं। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होती है। आपने देखा पेपर जहां होता है वहां कुंडल भी निकलवाए जाते हैं, चैन भी निकलवाई जाती है, सब कुछ क्या था, फिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? इसका मतलब खामी अंदर है और प्रदर्शन आप बाहर की सुरक्षा करते हैं। साथ साथ आज जो अन्याय हो रहा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और अन्य धार्मिक समाज पे, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। क्या हुआ सूर्या चौहान के साथ नोएडा में? क्या हुआ गाजियाबाद में एक और नौजवान के साथ? क्या हुआ शिल्पी कुशवाहा के साथ हरदोई में? विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ? पाल समाज की बेटी के साथ कौशाम्बी में कितना अन्याय हुआ? फतेहपुर की मौर्य समाज की बेटी के साथ गैंगरेप, प्रवीण मौर्य इसरो वैज्ञानिक के साथ इस तरह का जो है न्याय, ये जुल्म कब तक? नगीना बिजनौर से। और प्रमुख मांगों में जो महत्वपूर्ण कुछ मांगे हम लोगों ने तय की है या जो हमने संकल्प किए जिनको मैं आगे बढ़ाना, सारे तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक पीड़ादायक जो आज का कष्ट है उसको यहाँ उससे शुरुआत करूंगा। आप जानते हैं अंबेडकर महासभा विधानसभा के सामने 91 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनकी अस्थि कलश स्थापित किए गए थे डॉक्टर सविता अंबेडकर जी द्वारा। एक बार पहले भी प्रयास हुआ था 20 में, दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि उस स्थान को बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते भी, क्या सरकार को सबकी भावना का सम्मान नहीं करना चाहिए? पहले उस स्थल का महत्व क्या है? पहला ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि कलश वहां है, एक बार उस अस्थि कलश में बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारत के पूर्व न्यायाधीश लोग, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, वर्तमान के प्रधानमंत्री, सब ने वहां जाके उस ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब मैं वहां गया अभी और मुझे जानकारी मिली कि वीपी सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ उसी स्थल पे खड़े होके वही मंच लगा था, 27% आरक्षण की घोषणा वहीं से की थी। पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की जो घोषणा थी वो उसी स्थल से की गई। ये तो हम दलित पिछड़े वर्गों के लिए शक्ति स्थल है, अधिकार स्थल है। यही नहीं, अर्जुन सिंह जी ने
उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा भी उसी स्थल से की थी। इतने महत्वपूर्ण स्थल को ये सरकार इधर उधर की बात करके छीनना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूँ और भारतीय संविधान सभी धर्मों की आजादी की बात करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक धार्मिक स्थल पर सारे धार्मिक स्थानों का सर्जन किया जा सके कि लोग पूरे देश में कहीं ना जाए एक ही जगह पे चले? क्या इस सर्जन के नाम पे हमारी आस्था, हमारी भावनाओं को कुचलने का सरकार ने मन बना लिया है? तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारे आस्था को कुचलने का मन बनाएगी तो हम अपने महापुरुषों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस सरकार से मुकाबला करने का मन भी बना चुके। अगर उससे छेड़खानी की गई तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में हम लोग खड़ा करेंगे। ये बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान भी आपके सामने कर रहा हूँ। उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीड़ा दे रहा है नौजवानों को, पेपर लीक। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां इतना महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है? और सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, नौजवानों के सपनों की हत्या होती है, उनके परिवारों के सपनों की हत्या होती है, उनके सशक्तिकरण की हत्या होती है, उनकी भावनाओं की हत्या होती है। अभी एसएससी जीडी के पेपर में क्या हुआ? कब तक गलती के नाम पे हम नौजवानों को भेंट चढ़ाते रहेंगे? जिन पेपर के स्थानों पे 400 बच्चों का एनरोल था, वहां 800 बच्चे पहुंच गए। क्या व्यवस्था है ये? क्या कमी है सरकारों के पास? किस तरह का मजाक हो रहा है? पिछले 7 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए। सिर्फ पेपर लीक हो रहे, आरक्षण घोटाले हो रहे हैं, शिक्षक भर्ती हुई या और कोई भर्ती, पुलिस की भर्ती हो, किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, सब आपके सामने है। तो हमारी ये मांग है, हम इसको जनता के बीच में भी लेके जाएंगे कि हत्या जैसी सजा जो है उसका प्रावधान पेपर लीक पे होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। मीडिया के सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो आप बहुत सामान्य से निमंत्रण पे यहाँ आए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हालांकि ये भी सच है, मैं चाह रहा था इस बात को बाद में कहूं कि जिस तरह की स्थिति बन गई है यहाँ पर और जो आवश्यक सुविधाएं है वो नहीं है प्रेस क्लब में, इस वजह से मुझे बताया गया था कि भाई प्रेस के साथी वहाँ कम जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जब पीसी होती है तो ही जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जैसा भी है तो उसी प्रेस क्लब में करें, क्योंकि इसी व्यवस्था को तो सुधारना है। सरकारी व्यवस्था को सुधारेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको 4 जून जो आजाद समाज पार्टी काशीराम की सीनियर लीडरशिप ने व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में बनाने का फैसला लिया और उसके बाद 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस पे सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू करेंगे। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय, भागीदारी और संविधान बचाने के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, शहरों, पंचायतों तक जाएगी। हम और हमारे एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पहुंचकर जिन मुद्दों पे मैं आगे आपसे बात रखूं, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव करेगा। मैं पार्टी के नारे के साथ आगे बढ़ता हूं कि बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी ही विकल्प। आप और मैं जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। वर्तमान सरकार को 9वां साल लग रहा है। 9 साल लगभग उनके जो हैं वो भी ये समझिए कि उसके भी 3 महीने ज्यादा का समय बीत गया है। क्या हालात है, मैं आपको अभी की खुशखबरी देता हूं जो सरकार ने आपको दी है उत्तर प्रदेश की महान जनता को। 10% की बिजली के बिल में बढ़ोतरी की। अभी आते आते मैंने देखा। आप सबको बधाई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको तोहफा दिया है पूरे प्रदेश की जनता को 10% बिजली के रेट में बढ़ोतरी का, और वो भी तब जब बिजली कटौती चरम पर है और लोग रात भर जाके किसी तरह से समय पास कर रहे हैं। ऐसे समय में बिजली कटौती की मार और ये 10% अतिरिक्त भार लोगों की जेब काटने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। 4 जून, क्योंकि 4 जून इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछले लोकसभा का जब रिजल्ट आया 2024 का, तो 4 जून को ही आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला संसदीय सदस्य नगीना से जीता। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि इस दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाएंगे और पूरे प्रदेश और देश में जहां हमारे दुनिया में भी जहां हमारे आंदोलन जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो सब लोग इसको उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ खूब मिठाई और तमाम तरह के जो है संकल्पों के जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी, उन संकल्पों के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारियों में कमर कसेंगे। पार्टी का ये मानना है कि ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन समाज होगा हुक्मरान। इस संदेश के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जो तमाम पहलुओं को छुएगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे उपेक्षा हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सारे पहलुओं को ये यात्रा छुएगी। देना चाहिए, इस बात को रख सके। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जानता है अभी प्रीपेड मीटर का इशू चल रहा था, किसकी वजह से प्रीपेड मीटर जो है उत्तर प्रदेश में हटे। अगर मीडिया नहीं जानती तो मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के सांसद ने वो सवाल पूछा मंत्री जी से, मनोहर लाल खट्टर जी से, और उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है। और मैंने उनको बताया कि उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार जबरन लगा रही है, गांव-गांव में, शहरों में प्रीपेड मीटर लगा रही है और आप रोजगार दे नहीं रहे हो। सरकार मनरेगा में 125 दिन का कानून लाई, बाकी 225 दिन क्या करेंगे लोग? जिनके पे रिचार्ज नहीं होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? उनके घर में उजाला कैसे आएगा, रोशनी कैसे आएगी? तब मैंने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी ने मुझसे विश्वास दिलाते जवाब दिया कि प्रीपेड मीटर स्वैच्छिक है, रेगुलरिटी नहीं है, कोई जबरन लगाएगा, आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद आंदोलन हुए, क्योंकि जहां बिल आता था 500-700 हजार रुपए का, वहां आने लगा 6-7 हजार रुपए का। तब जाके इस डर से कि चुनाव सर पे है, सरकार ने प्रीपेड मीटर वापस लिए। और मैं आज जनता को कहना चाहता हूं, चुनाव खत्म होगा तो फिर से प्रीपेड मीटर ले आएंगे, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्ता परिवर्तन यात्रा से जुड़ना जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से चीजें कह रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल चुनाव के समय याद नहीं थे, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे, उनके रेट बढ़ेंगे, बड़े रेट। उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जो सरकार जन विरोधी सरकार है, उसको हटाना पड़ेगा। और आजाद समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए, स्मार्ट शहर तो बने या नहीं बने, लेकिन गांव तक विकास पहुंचे। शहरों में सड़कें बड़ी हुई है, नहीं हुई चौड़ी, लेकिन गांव की सड़कें अच्छी बन जाएं, गांव के विद्यालय, गांव के अस्पताल अच्छे बन जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। ये हम संकल्प समझते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं 80% आबादी गांव में निवास करती है। गांव को मजबूत बनाना जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो।
तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ, सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव गांव गली गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ क्या है। इसलिए तो पंचायत चुनाव नहीं कराया। क्या दिक्कत थी पंचायत चुनाव न कराने में? क्या सरकार को नहीं पता था कि राष्ट्र पिछड़ा आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा? फिर क्या हुआ कि आप नहीं बना पाए? क्योंकि आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, तो फिर जनता के मन में संदेश बनेगा कि सरकार जाने वाली है। आप जबरन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे तो कड़ा विरोध होगा। विरोध से बचने के लिए आप इसको चुनाव के बाद ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप पुनः शाम दाम दंड भेद छल कपट लगा के और कोई ऐसी योजना लाके कि महिलाओं को पैसे देने की, आप वोट को लूटने का, खरीदने का प्रयास करोगे और फिर सत्ता के आधार पर दमन करके चुनाव को लूटने का प्रयास करोगे। इसलिए आप चुनाव को पीछे ले जाओगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये होने नहीं देगी। ना ही अस्थि कलश वहां से हटाने दिए जाएंगे, ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को अपमानित होने दिया जाएगा। सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस, और व्यवस्था परिवर्तन दिवस से सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपका